नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको एक तहलका खेज इंकिशाफ दिखाने जा रहे हैं। आप जानेंगे कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ किस तरह पाकिस्तान में अपने एजेंट्स भर्ती करती है, किस तरह फेसबुक, व्हाट्सएप और यूनिवर्सिटियों में नौजवानों को पैसों के लालच में फंसाकर इस्तेमाल करती है और किस तरह गुल्फ ममालिक के जरिए फंडिंग का पूरा नेटवर्क चलाया जाता है। आपको दिखाएंगे कराची में कायम रॉ का सेफ हाउस, सिंध काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और वफाकी इदारों की शानदार कार्रवाइयाँ और वो नाकाबिले तरदीद सबूत जिनसे दुश्मन की चालें बेनकाब हो गईं। और सबसे अहम सबूत के तौर पर एक भारतीय रॉ अफसर की वो वीडियो भी मुलाहजा कीजिए जिसमें वो खुद बताता है कि पाकिस्तान के अंदर एजेंट्स कैसे तैयार किए जाते हैं और फंडिंग कैसे पहुंचती है। ये वीडियो आपको वो हकीकत दिखाएगी जिसे भारत बरसों से छुपाता आया है। ये वीडियो हर पाकिस्तानी नौजवान के लिए देखना और समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि कहीं वो दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर दुश्मन के सोशल मीडिया नेटवर्क का शिकार न बने और दूसरों को भी बचा सके। अपने मुल्क के मफाद और सलामती के लिए इस हकीकत को जानना हर एक पर लाजिम है। लिहाजा वीडियो को आखिर तक देखिए क्योंकि इसमें आपको मिलेगा सच, सबूत और पाकिस्तान के इदारों की कामयाबी की वो दास्तान जिसने दुश्मन को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। किसी एजेंट को आपको रिक्रूट करना होता है तो कैसे आप ढूंढते कैसे एक राइट एजेंट? अब जैसे पाकिस्तान है, वहाँ के बॉर्डर विलेजेस में देखा जाता है, वहाँ पे ढूंढा जाता है। सर अच्छा, जैसे कोई एजेंट है वो रियल लाइफ में टीचर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, स्मगलर भी हो सकता है, डकैत भी हो सकता है। जैसे वहाँ बॉर्डर पे स्मगलर थे, वो पाकिस्तान में जाते रहते हैं, हम भी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। क्या आपकी कोई कोवर्ट ऑपरेशंस होते हैं साथ में? तो मोसाद ने ऑपरेशन इनसे डिस्कस किया था कि हम कबूता को बम्बार्ड करते हैं, रिक्रूटिंग की परमिशन देते हैं। पाकिस्तान का भी न्यूक्लियर पावर बनता है, पाकिस्तान का भी न्यूक्लियर पावर बनता है। That is how India is executing and prosecuting terrorism inside Pakistan. A very important aspect which is related to the ongoing situation, that how India as state is involved in undertaking cross-border terrorism inside Pakistan. तो आपको आज हम एक नेटवर्क की निशानदेही करेंगे और irrefutable evidence पेश करेंगे। This is just one small part. एक कैश आपको बताएं, भारतीय खुफिया एजेंसी की पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाने की एक और साजिश नाकाम हो चुकी है। शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस रॉ का बड़ा नेटवर्क बेनकाब हो गया। बदीन के अब्दुल रहमान के कत्ल की तहकीकात से नेटवर्क का सुराग मिला। टारगेट किलिंग में मुलविस मुल्ज़मान का ताल्लुक रॉ से निकला और ये साबित हुआ कि इस सारी कार्रवाई का मास्टरमाइंड एक निजी रियासत में रिहाइश पजीर भारतीय खुफिया एजेंसी का एजेंट और हैंडलर संजीव कुमार उर्फ फौजी, ये मुलविस था। संजय ने एक खतीर रकम के अवैस शेखुपुरा के रिहायशी सलमान उसको उसने हायर किया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का सरगना कोयटा की यूनिवर्सिटी का लेक्चरर गिरफ्तार। सिक्योरिटीज राय के मुताबिक गिरफ्तार लेक्चरर का ताल्लुक कलदम तंजीम। पाकिस्तान की फजा में आज एक बार फिर ये ऐलान गूंज रहा है कि इस मुल्क की सरजमीन किसी बैरूनी साजिश के लिए खुली नहीं। दुश्मन की चालें जितनी बारीक होती जा रही हैं, हमारे इदारों की निगाह इतनी ही तेज होती चली गई है। सिंध के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने जब वफाकी खुफिया इदारों के साथ मिलकर कराची और अंदरूने सिंध में एक मरबूत ऑपरेशन किया तो एक ऐसा नेटवर्क सामने आया जो ज़ाहिरन आम जिंदगी की चादर ओढ़े हुए था, मगर बातिन में पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म जंग लड़ रहा था। ये नेटवर्क एक खलीजी मुल्क में बैठे गैर मुल्की हैंडलर के जरिए चल रहा था जिसने माली और लॉजिस्टिक सहूलत की लाइनें पाकिस्तान के अंदर तक बिछा रखी थीं। कराची में एक खामोश सेफ हाउस कायम था जहां बैठकर टारगेट किलिंग, सर्वेलेंस, लोकल सहूलतकारी और फरार के रास्तों तक सब कुछ डिज़ाइन किया जाता था। इस कहानी की जड़ें बाहर से फूटती हैं और शाखें अंदर फैलती हैं। बैरून मुल्क बैठा हैंडलर, जिसे आप तस्वीरों में मौजूद दस्तावेज़ात और आईडीज से पहचान सकते हैं, अपनी शनाख्त के लिए एक सेल्स ऑफिसर या आम मुलाजमत का कवर रखता है। ये कवर सिर्फ रोजगार नहीं, एक शील्ड है। इसी के पीछे से बैंक अकाउंट्स खोलने, EKYC करने, लेबर कार्ड, रेजिडेंस वीज़ा और मकामी सम कार्ड्स लेने में सहूलत मिलती है। यही इसके फंडिंग नेटवर्क के बुनियादी पुर्जे हैं। तस्वीर में दिखाई गई बैंकारी की दरखास्तें, शेयर किए गए दस्तावेज़ात और अकाउंट ओपनिंग के रिकॉर्ड इसी तरतीब का हिस्सा हैं। पहले कानूनी शनाख्त बनाई जाती है, फिर इसी शनाख्त से रकूम के कानूनी नमूदारियाँ की जाती हैं ताकि ट्रांजैक्शंस आम दिखें। पाकिस्तान के अंदर अगला मरहला शुरू होता है। 2 मकामी अफराद जिनके नाम आप तस्वीरों में देख चुके हैं को भर्ती किया जाता है।
ان کے ذمے پاکستان چیپٹر کی آپریشنل کمان اور فائنانس مینجمنٹ ہوتی ہے۔ ایک مقامی آپریشنل کمانڈر فوری ہٹ ٹیم بناتا ہے، جبکہ دوسرا فائنانس اور لاجسٹک کی ڈوریں سنبھالتا ہے۔ سائٹ کا سروے کون کرے گا؟ موٹر بائیک کس کے نام رہے گی؟ کس دن رقم ٹرانسفر ہوگی؟ کون کون سے نمبر ایکٹیو ہوں گے اور کس وقت بدلیں گے؟ اور سب سے اہم، حملے کے بعد فرار کا راستہ کیا ہوگا؟ یہی وہ سوال ہیں جن کے جواب ایک سیف ہاؤس میں بیٹھ کر بنائے جاتے ہیں۔ ان تصویروں میں ایک شخص کے سفر اور ہوٹل لاجز کے ریکارڈ دکھائے گئے ہیں۔ کس تاریخ کو کراچی پہنچا، کن دنوں حیدرآباد میں ٹھہرا، پھر کب ملک سے باہر روانہ ہوا۔ یہ سب ٹائم لائن اس ہدف قتل کے دنوں سے میچ کرتی ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں، ٹیکسیاں، رائڈ ہیلنگ ایپس، ہوٹل چیک انز، اے ٹی ایم نکاسی، حتیٰ کہ فوڈ ڈیلیوری کے بیلز تک، یہ ہر ایک چھوٹا سا ڈیجیٹل فٹ پرنٹ ہے جسے جوڑ کر تفتیش کار اصل تصویر سامنے لاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت کراچی میں اس نیٹ ورک کی گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوا تو کئی چہرے قانون کے ہاتھ آئے اور کچھ بھاگ نکلے، لیکن بھاگنے والے بھی اب ریکارڈ کے قیدی ہیں۔ وہ جہاں بھی جائیں ان کے ڈیٹا ٹریس ان کا تعاقب کریں گے۔ یہاں ایک اہم نقطہ سمجھنا ضروری ہے۔ را جیسے ادارے صرف بندوق اور پیسہ استعمال نہیں کرتے، وہ ایک نفسیاتی جنگ بھی لڑتے ہیں۔ ان کے ماڈل میں ڈسکریٹ انجینئرنگ شامل ہوتی ہے، یعنی الٹی سیدھی لکیروں کو اس انداز میں ملانا کہ جرم عام نظر آئے اور عام آدمی کے ذہن میں شکوک نہ جاگے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے سوشل میڈیا کو سب سے بڑا بھرتی پلیٹ فارم بنایا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ سماجی میڈیا، یونیورسٹیوں اور کمیونٹی گروپس میں یہ بھرتی کا نظام کیسے چلتا ہے۔ سب سے پہلے فیس بک، وہاں ہزاروں گروپس ہیں، چاہیے فری لانس رائٹر، ڈیٹا انٹری نوکری، اسٹوڈنٹس کے لیے ریموٹ جابز، اسکالرشپ اپڈیٹس، این جی او والی والنٹیئرنگ وغیرہ۔ را کے فرنٹ اکاؤنٹس ان گروپس میں پوسٹنگ کرتے ہیں۔ پوسٹ ایک عام سی نوکری لگتی ہے، ماہانہ 15، 20 یا 50 ہزار کی ریموٹ انکم۔ کام، آن لائن ریسرچ، سروے فارم پر کرنا، ایونٹ کوریج، سوشل میڈیا ہینڈل سنبھالنا۔ درخواست دینے والے کو جلدی جواب آتا ہے، آپ بہت قابل لگتے ہیں، ہمیں آپ جیسے نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ پھر واٹس ایپ یا ٹیلی گرام پر لے جایا جاتا ہے، وہاں ایک سپروائزر ہوتا ہے جو خود کو کسی کمپنی کا نمائندہ یا ریسرچ آرگنائزیشن کا افسر ظاہر کرتا ہے۔ پہلا کام ہمیشہ بے ضرر ہوتا ہے، مثلاً فلاں علاقے میں کتنے سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہیں، گن کر بتاؤ۔ فلاں روڈ سے قریبی پولیس چوکی کا فاصلہ میپ دو۔ یہ ہیش ٹیگ ٹرینڈ کراؤ، اس کے لیے 10 پوسٹس بنا دو۔ بدلے میں فوری ادائیگی ہوتی ہے، ایزی پیسہ، جیز کیش یا کسی ڈیجیٹل والیٹ میں ٹاپ اپ۔ اس کا مقصد نوجوان کے ذہن میں یہ یقین بٹھانا ہے کہ یہ تو نارمل آن لائن جاب ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اگلا قدم۔ اب وہ کہتے ہیں آپ ہمیں بہت اچھے لگے، ہم آپ کے ساتھ لانگ ٹرم کام کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں آپ کی شناخت ویریفائی کرنی ہے۔ نوجوان سے CNIC کی تصویر، ایک سیلفی اور فون نمبر پر آنے والے OTP کی تصدیق مانگی جاتی ہے۔ یہیں سب سے بڑا ٹریپ شروع ہوتا ہے۔ اس ڈیٹا سے ان کے پاس نوجوان کی شناخت کا مکمل دروازہ کھل جاتا ہے، سیم رجسٹریشن، والیٹس، بینکنگ ایپس تک رسائی، اور اگر ضرورت پڑے تو اس شناخت پر نئے والیٹس، اکاؤنٹس کھولنے کی راہ ہموار۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بوگس کمپنی پے رول بناتی ہے تاکہ ہر مہینے 3-4 ادائیگیاں سروسز کے نام پر ہو سکے اور قانوناً وہ رقوم IT سروسز کی ادائیگی نظر آئیں۔ واٹس ایپ پر ایک اور طریقہ رائج ہے، اسکالرشپ یا ویزا اسسٹنس کی آڑ۔ یونیورسٹیوں کے گروپس میں ہینڈلرز ایکسیلنس پروگرام یا ریسرچ گرانٹ کی پیشکش کرتے ہیں۔ ابتدائی طور پر 20-30 ہزار روپے کے مائکرو گرانٹ دیے جاتے ہیں۔ فلاں موضوع پر ڈیٹا اکٹھا کرو، تصاویر لو اور ایک مختصر نوٹ لکھو، مثلاً گوادر کی بندرگاہ کے قریب عوامی رائے یا فنا تھانے کی حدود میں سیاسی سرگرمی۔ دیکھنے میں یہ سوشل سٹڈیز لگتی ہیں، مگر ان کا حقیقی مقصد جغرافیائی میپنگ، رسائی پوائنٹس کی شناخت
और हसास सेट्स की लॉजिस्टिक्स समझना होता है। जब नौजवान एतमार में आ जाता है तो हैंडलर उससे मखसूस मकामात की वीडियो, ऑडियो या हेट मैप मांगता है और कहा जाता है वीडियो में अपना चेहरा ना लाना, हमें सिर्फ जगह का पिनोरामा चाहिए। इस मरहले पर टास्क गैर कानूनी हो चुका होता है, मगर पैसे का बहाव और तारीफें जहन पर पर्दा डाल देती हैं। यूनिवर्सिटियों में असरअंदाज होने का एक और रास्ता स्टूडेंट पॉलिटिक्स और एडवोकेसी है। कुछ फ्रंट्स ऐसे होते हैं जो खुद को इंसानी हुकूक या कम्युनिटी डेवलपमेंट का इलमबरदार जाहिर करते हैं। वो तलबा तंजीमों को बैनर्स, प्रिंट्स, ट्रांसपोर्ट और खाने पीने का बजट देते हैं, किसी इस्लाहाती नारों के साथ सेमिनार करवाते हैं और स्टूडेंट लीडर्स को लीडरशिप एक्सचेंज प्रोग्राम के नाम पर बाहर बुलाने की कोशिश करते हैं। जो लड़के या लड़कियां तेज, बोल्ड या असरअंगेज हों, उन्हें तरजीह दी जाती है। वहाँ ब्रांडिंग के साथ ब्रीफिंग भी दी जाती है। मुल्क के अंदर नाउम्मीदी, महरूमी और गुस्सा जगाने वाले बयानिए। वापस आकर वही अफराद अपने हलके में सोच के कंडक्टर बन जाते हैं और यही वहीं पर स्लीपर सेल्स की बुनियाद पड़ती है। अब जरा फंडिंग के तरीक़ेकार की बारीकियां समझें। पहली लाइन हमेशा कानूनी दिखाई जाती है। गल्फ या कहीं भी एक या एक से ज्यादा बैंक अकाउंट्स खोले जाते हैं। वहीं एक छोटी कंपनी रजिस्टर कर ली जाती है या किसी मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग कंपनी में सेल्स ऑफिसर के ओहदे से रोजगार लिया जाता है। उससे 3 दरवाजे खुलते हैं। 1. फॉरेन इनवॉइसेस के नाम पर रकूम की अन एंड आउट मूवमेंट। 2. कंपनी कार्ड्स, प्रीपेड कार्ड्स जिनसे दुनिया भर में अदायगियां हो सकें। और 3. सॉफ्ट रेमिटेंस चैनल्स, जहां सर्विसेज फीस, कंसल्टेंसी, फ्रीलांसर पेमेंट्स के नाम पर अदायगियां हों। इस मशीनरी के साथ हंडी हवाला का हमेशा एक सेफ्टी नेट होता है, खासकर जब फौरी नकद दरकार हो। बाज़ औक़ात ई कॉमर्स रिटर्न फ्रॉड भी इस्तेमाल किया जाता है। महंगी अशिया खरीद कर बाद में रिफंड लेना, जबकि असल अशिया नेटवर्क के किसी मेंबर के पास रहती हैं। इससे बिला मेहनत सफ़ेद पैसा निकलता है। क्रिप्टो के जरिए माइक्रो पेमेंट्स, गिफ्ट कार्ड्स, मोबाइल टॉप एप्स, ये सब नीचे वाले लेवल तक रकूम पहुंचाने के हल्के मगर बारीक रास्ते हैं। पाकिस्तान के अंदर फाइनेंस की कड़ियां यूं जुड़ती हैं। एक मकामी सहूलतकार के नाम पर 3-4 इजी पैसा, जैज़ कैश वॉलेट्स, 1-2 घरेलू खवातीन के नाम पर वॉलेट्स ताकि शक न हो, एक माशूका दोस्त के नंबर पर इनामी टॉपअप, एक पुराना कराना स्टोर जो वॉलेट से नकद देता हो और एक मकामी जाली सोशल वर्क प्रोजेक्ट जिसमें चंद रसीदें बन जाती हैं। ज़रा बड़ा खर्च दरकार हो तो किसी रिश्तेदार के अकाउंट में कर्ज डाल दिया जाता है और अगले हफ्ते वापस ले लिया जाता है। डिजिटल फुटप्रिंट में दोनों तरफ से लेजिटिमेसी का धोखा रहता है। ये सब कुछ चंद मनी मिल्स के गिर्द घूमता है। 2-3 अफराद जो फौरी नकद, फौरी खरीद या फौरी ट्रांसफ़र का काम जानते हैं। यही वो लोग हैं जो हिट टीम को मोटरसाइकिल, पिस्तौल, समीन और आर्जी ठिकाना मुहैया करते हैं। अमली कार्रवाई में सेफ हाउस सबसे अहम होता है। वहाँ 4 उसूल अपनाए जाते हैं। 1. टास्किंग, हमेशा नीड टू नो, हर शख्स सिर्फ अपनी हद तक जानता है। 2. कटआउट्स, यानी हैंडलर और हेड टीम के दरमियान 1 या 2 दरमियानी राब्ते। 3. बर्नर्स, यानी वक्ती समय, समय, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के ताज़ा अकाउंट्स। और 4. एग्जिट हाइजीन, यानी हेड के बाद लिबास, बाइक, नंबर प्लेट, हथियार और फ़ोन फ़ौरन बदलना। यही वजह है कि जब तक इदारे डिजिटल क्रॉस रेफरेंसिंग न करें, महज एक सुराग से पूरा नेटवर्क नहीं मिलता। लेकिन इस केस में टाइमलाइंस, होटल और ट्रैवल रिकॉर्ड और रुकूम की अंदरूनी खाना मूवमेंट एक दूसरे से मैच करके सामने आ गई और यूं गिरफ्तारियों की वो सीरीज मुमकिन हुई जिसने आने वाली बड़ी वारदात रोक दी। सवाल यह है कि रॉ नौजवानों को ज़हनी तौर पर कैसे तोड़ता है? जवाब: कीमत, कमजोरी और कहानी। कीमत यानी फौरी रकम, छोटे काम के बड़े पैसे। कमजोरी यानी ज़ाती राज, नाम नासब चैट या माली मजबूरी पर दबाव। और कहानी यानी ऐसा बयानिया जो बतदरीज रियासत से नफरत और बैरूनी हमदर्द से मोहब्बत पैदा कर दे।
फेसबुक पर इनबॉक्स में एक तारीफी पैगाम आता है, आप बहुत स्मार्ट हैं, हम एक प्रोजेक्ट पर आपके साथ काम करना चाहते हैं। फिर नंबर मांगा जाता है और व्हाट्सएप पर काम शुरू। कभी हनी ट्रैप में मरूब करने की कोशिश, तभी स्टूडेंट एक्टिविज्म के नाम पर लीडर बनने का लालच। किसी से कहते हैं आप तो हक बात कहते हैं, हमें आप जैसे शहरी चाहिए जो जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। और फिर कवरेज के नाम पर हसास मकामात का फुटेज, सर्वे के नाम पर हसास अफराद की फहरिस्तें और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग के नाम पर शर्पसंदी की प्लानिंग करवाई जाती है। भारत की यही डबल पॉलिसी है, सरहद पर आम की बात और अंदरूने पाकिस्तान आग भड़काने का खेल। अब जरा बलूचिस्तान का जाविया देखिए। वहां दुश्मन की हिकमत अमली जख्म पर नमक है। महरूमी, बेरोजगारी और फासलों का फायदा उठाकर नौजवानों में जज्बाती इंसाफ का भरम बेचा जाता है। दुश्मन की जबान में ये सेल्फ डिटर्मिनेशन है, मगर हकीकत में ये नौजवानों की जिंदगियां दांव पर लगाकर अपनी स्ट्रेटेजिक सियासत चमकाने का खेल है। वहां भी भर्तियां इसी डिजिटल मॉडल से होती हैं। सोशल मीडिया पेजेस पर शुहदा की तस्वीरें, आज़ादी के तराने और रियासती जुल्म के मुबालगा आमेज बयानिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता रिकॉनेसनेस की जिम्मेदारियां, फला चौकी की गार्ड शिफ्ट, फला काफले का वक्त, फला अफसर के घर की रूटीन, बदले में इज्जत का वादा, कौमी मकसद की लोरी और साथ कुछ रकम। ये हकीकत है कि इन्हीं इलाकों के हजारों नौजवान आज पाकिस्तान की फौज, रेंजर्स, लेवीज और सिविल सर्विस में दयानत के साथ खिदमत कर रहे हैं, मगर रॉ उन्हें कभी नुमाया नहीं करता, क्योंकि उसकी सियासत नफरत पर चलती है, हकीकत पर नहीं। पाकिस्तान ने बारहा दुनिया के सामने सबूत रखे हैं कि बैरूनी हाथ हमारी सरजमीन पर अदम इस्तेहकाम की कोशिश करता रहा है। आज जब कराची से हालिया नेटवर्क पकड़ा गया तो ये किसी एक केस की कामयाबी नहीं, बल्कि पूरी रियासती मशीनरी की जीत है। इंटेलिजेंस कोलिगेशन, डिजिटल फॉरेंसिक्स, बैंकिंग ट्रैकिंग और ग्राउंड ऑपरेशंस का एक कॉम्बिनेशन। जिस तेजी से इदारों ने होटल्स, फ्लाइट्स, रकम की अदायगियों और मकामी सहूलतकारों के लिंक्स इकट्ठे किए, वो बताता है कि पाकिस्तान ने हाइब्रिड वॉर की मेथोडोलॉजी को समझ लिया है। दुश्मन अगर डॉलर, डिसइंफॉर्मेशन और डार्क नेट से हमला करता है तो हमारा जवाब डेटा, डिसिप्लिन और डटी रहने से है। यहाँ सवाल उठता है, हम आम शहरी, तालिब इल्म और वालिदैन इस जंग में अपना किरदार कैसे अदा करें? पहली बात, लालच से बचें। कोई भी आसान पैसा जो कम मेहनत में ज्यादा मिले, उसके पीछे किसी न किसी सतह पर धोखा होता है। दूसरी बात, अपना डेटा महफूज रखें। CNIC, OTP, निजी तस्वीर, लोकेशन कभी अपनों के अलावा किसी को न दे। तीसरी बात, ग्रुप्स की सफाई। फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐसे नामालूम एडमिन्स को प्रमोट न करें जो बैरूने मुल्क नंबरों से नौकरियां बांटते फिरते हैं। चौथी बात, मशकूक पेशकश रिपोर्ट करें। CTD की हेल्पलाइन, FIA, साइबर क्राइम या 15 किसी पर भी मुख्तसर इत्तला कर दें। पांचवें बात, असातिज़ा और वालिदैन की निगाह। यूनिवर्सिटी एडमिन्स और टीचर्स अपने स्टूडेंट्स के ग्रुप्स में फंडेड सरगर्मियों पर नज़र रखें। किसके पोस्टर्स छप रहे हैं, किसके लिए बसें आ रही हैं, कौन बैरूने मुल्क से वर्कशॉप के वादे कर रहा है। छठी बात, डिजिटल हाइजीन। अपने फ़ोन में ऐप्स की परमिशंस चेक करें। लोकेशन कनेक्ट टैग तक रसाई बिला वजह न दें। बेकार ऐप्स हज़फ करें। सॉफ्टवेयर ऐप डेट रखें। हर अहम अकाउंट पर 2 फैक्टर ऑन करें। सातवें बात, सोशल मीडिया एना के झांसे से बचें। अक्सर नौजवान तारीफ के जाल में आ जाते हैं। याद रखिए कि तारीफ से बढ़कर जिम्मेदारी कीमती है। आठवें बात, कानूनी सूझबूझ। हसास मकामात की वीडियो बनाना जुर्म बन सकता है। रिसर्च या कंटेंट के नाम पर भी कानून नहीं बदला जा सकता। नौवें बात, हुब्बुल वतनी का अमली इजहार। मुल्क से मोहब्बत के लिए सोशल मीडिया के नारे काफ़ी नहीं। असल मोहब्बत ये है कि दुश्मन के खेल में प्यादे न बने। 10वें बात, समाजी राब्ता इदारों के साथ ताआवुन। मोहल्ले के लीडर्स, आइम्मा, असातिज़ा सब मिलकर नौजवानों के लिए मुस्बत सरगर्मियों का बंदोबस्त करें। खेल, रिसर्च, स्टार्टअप्स, एनर्जी को सही समत दें। भारत के हुक्मरानों और उसकी खुफिया मशीनरी की मुनाफकत का पर्दा हर बार यही पाकिस्तानी इदारे चाक करते हैं।
जबान पर अमन, हाथ में चाकू। ये दोहरा मय्यार है। कश्मीर से लेकर पाकिस्तान के शहरों तक हर जगह इस पॉलिसी का एक ही मकसद है, पाकिस्तान को अंदर से कमजोर किया जाए। मगर दुश्मन भूल गया है कि ये कौम जख्म खाकर भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। हमने दहशतगर्दी की वो तारीख दहाइयाँ काट ली हैं जिनमें बड़े बड़े ममालिक घुटने टेक देते। हमने अपने शहरों को दोबारा जिंदा किया, अपने इदारों को जदीद बनाया, अपनी सरहदों को मजबूत किया और सबसे बढ़कर हमने अपने दिलों में उम्मीद जिंदा रखी। ये उम्मीद ही है जो दुश्मन के लाख प्रोपेगंडों पर भारी है। कराची में पकड़ा जाने वाला हालिया नेटवर्क इसी उम्मीद के खिलाफ एक नाकाम बगावत थी। सेफ हाउस, ट्रैवल रिकॉर्ड, होटल लॉजेस, फंडिंग की राहें, हर टीम की कड़ियों से कड़ियां सब एक दूसरे से मिली और तस्वीर वाजे हो गई। कुछ लोग गिरफ्तार हुए, कुछ भाग निकले, मगर जिंदगी की दौड़ में कानून का सांस लंबा होता है, वो आखिरकार पकड़ लेता है। कानून की निगाह से बचकर जीने वाले पनाह की तलाश करते रहते हैं, मगर उनके गिर्द घेराव तंग होता जाता है। ये केस साबित करता है कि पाकिस्तानी रियासत ने हाइब्रिड जंग के तमाम महाजों पर मुश्तरका हिकमत अमली बना ली है। एक तरफ काउंटर टेररिज्म की सख्त गिरफ्त, दूसरी तरफ साइबर फॉरेंसिक्स की खामोश गूंज, तीसरी तरफ कम्युनिटी एंगेजमेंट और नेशनल नैरेटिव। हम अपने नौजवानों से कहना चाहते हैं, तुम इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी हो। तुम्हारे हाथों में कलम है, कोड है, कैमरा है और ख्वाब है। दुश्मन चाहता है कि तुम उन हथियारों को अपने ही वतन के खिलाफ इस्तेमाल करो। वो तुम्हें रिस्क, इज्जत और शनाख्त का झांसा देगा, मगर इस झांसे का अंजाम हमेशा जिल्लत होता है, क्योंकि कोई भी ताकत जो अपने मकसद के लिए मासूम लोगों की जिंदगियों से खेलती है, वो आखिरकार अपने ही झूठ के बोझ तले दब जाती है। पाकिस्तान तुम्हारा घर है। इस घर के दुश्मन के सामने दीवार बनो। इसके लिए तुम्हें सिर्फ ये करना है कि अपने ज़मीर की हिफाजत करो, अपनी ऑनलाइन ज़िंदगी की हिफाजत करो और किसी भी मशकूक राबते पर नहीं कहने की हिम्मत पैदा करो। और भारतीय हुकूमत के लिए हमारा पैगाम वाज़ेह है। पाकिस्तान एक जिंदा हकीकत है। इसके अदारे जाग रहे हैं, इसके शहरी बाशऊर हैं, इसके नौजवान मुस्तकबिल का चेहरा हैं। अगर तुम समझते हो कि पैसों के बिल पर, सोशल मीडिया के झूठ के सहारे या चंद गद्दारों को खरीद कर तुम इस मुल्क का नक्शा बदल दोगे, तो इसे तुम्हारी सादा लौही कहा जाएगा या गुरूर। तारीख ने साबित किया है कि पाकिस्तान ने हर साजिश का मुकाबला किया है और करता रहेगा। हम तुम्हारे प्रोपेगंडा अकाउंट्स भी पकड़ते हैं, तुम्हारी फंडिंग की राहें भी शनाख्त करते हैं और तुम्हारे भेजे हुए एजेंट्स को भी कानून के कटहरे में लाते हैं। जो जंग तुमने पर्दों के पीछे छेड़ी है, हमने इसी पर्दे में तुम्हें बेनकाब कर दिया है। अब इस रिपोर्ट के आखिरी हिस्से में एक बार फिर याद दिलाना जरूरी है, कराची का सेफ हाउस, गल्फ के जरिए फंडिंग और हिट टीम, ये सब एक बड़े पजल के हिस्से थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारों ने इस पजल को जोड़ दिया। इस कामयाबी में जदीद टेक्नोलॉजी, इंसानी खुफिया मालूमात, अवामी ताउन और बेशुमार बेनाम सिपाहियों की मेहनत शामिल है। ये वो लोग हैं जो रात के अंधेरे में भी पाकिस्तान के लिए जागते हैं। उनकी कामयाबी हर पाकिस्तानी की कामयाबी है। हम इनको सलाम पेश करते हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि सोशल मीडिया से लेकर यूनिवर्सिटियों तक और गल्फ के बैंकों से लेकर कराची के सेफ हाउस तक दुश्मन ने किस बारीकी से पाकिस्तान के खिलाफ एक खुफिया जंग छेड़ रखी थी और कैसे हमारे इदारों ने बरवक्त कार्रवाई करके इस नेटवर्क को तोड़ दिया। हमारा पैगाम साफ है, पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर है, क्योंकि इसके मुहाफिज बेदार हैं और इसके लोग वफादार। अब जैसा कि हमने आगाज में कहा था, सबूत के तौर पर एक भारतीय रॉ अफसर की वो वीडियो भी मुलाहिजा कीजिए जिसमें वो खुद बताता है कि पाकिस्तान के अंदर एजेंट्स कैसे तैयार किए जाते हैं और फंडिंग कैसे पहुंचती है।
वीडियो देखकर अपनी राय ज़रूर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस पैगाम को हर उस नौजवान तक पहुंचाइए जो आसान पैसे के फरेब में आ सकता है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद और अल्लाह हमारा हामी ओ नासिर। कर रहा हूँ आर के यादव, यानी कि एक रॉ ऑफिसर। यू आर वाचिंग फॉर्मर रॉ ऑफिसर मिस्टर आर के यादव। बट जो एजेंट्स होते हैं उनको कौन रिक्रूट करता है? एजेंट्स को ऑफिसर करते हैं। अच्छा, ऑफिसर्स एजेंट्स को अब हमारे ज़्यादातर देखिए, हमारा टारगेट कौन है? पाकिस्तान और चाइना। हाँ, मेजरली। अब थोड़ा बहुत बांग्लादेश भी हुआ, श्रीलंका भी हुआ है। तो ये जब उनसे संबंध ठीक होते हैं तो वहाँ, लेकिन वहाँ भी हमारे आदमी। अगर किसी एजेंट को आपको रिक्रूट करना होता है तो कैसे आप ढूंढते कैसे हो एक राइट एजेंट? अब जैसे पाकिस्तान में हाँ, तो वहाँ के बॉर्डर विलेजेस में देखा जाता है, वहाँ पे ढूंढा जाता है। अच्छा। इवन के आसपास की यूनिवर्सिटी में भी कुछ लोग स्टूडेंट वगैरह हैं, हाँ, उनको रिक्रूट करते हैं और उनके थ्रू भी उनके लिंक वगैरह उनको यूज़ किया जाता है। अच्छा। तो ये इस किस्म का पैटर्न है। बॉर्डर में ज़्यादातर जो है ये कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो थोड़े नॉर्मल से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो उनको ले लेते हैं, काम लेते हैं। अब तो बॉर्डर पर तो फेंसिंग हो गई पाकिस्तान, जम्मू से लेके ओखा तक, तो अब तो ये काम मुश्किल हो गया। नहीं तो पहले तो, अब थोड़ा मुश्किल हो गया। अच्छा, जैसे सर एजेंट्स जो होते हैं, जब उनको आप रिक्रूट करते हैं, एजेंट्स गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होते, वो उनको हम पेरोल पे। पेरोल पे रखते हैं, उनका खर्चा वर्चा देते रहते हैं। अच्छा, उनसे काम लेते हैं। अच्छा। तो जैसे जो ये सीक्रेट फंड बोलते हैं। सीक्रेट फंड, ओके। सीक्रेट फंड का यहाँ यूज़ होता है। अच्छा, ये अकाउंटेबल नहीं होता। ओके सर। अच्छा, जैसे कोई एजेंट है, वो रियल लाइफ में टीचर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ प्रोफेसर भी हो सकता है, मतलब वो कहीं पे भी हो सकता है, सीक्रेटली वो काम कर रहा है। स्मगलर भी हो सकता है, डकैत भी हो सकता है। डकैत भी हो सकता है। मतलब आपके एरिया का भाई जैसे वहाँ बॉर्डर पे स्मगलर थे, हाँ, वो पाकिस्तान में जाते रहते थे, तो वो क्या करेंगे? उनसे हम भी इन्फॉर्मेशन लेते थे। अच्छा, उनको भेजते भी थे, BSF से भी बचाते थे, आर्मी से भी बचाते थे। ओके। अब वो थोड़ी बहुत स्मगलिंग कर लेते थे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा वाइटल होती है। वेरी इंटरेस्टिंग सर, क्योंकि ये चीज़ें नहीं पता चल पाती हैं लोगों को, राइट? लोगों को क्यूरियोसिटी रहती है। लोगों को तो हर चीज़ पे हमारे डिपार्टमेंट के बारे में क्यूरियोसिटी है। अच्छा, तो बेसिकली बाकायदा ट्रेनिंग ब्रांच है हमारी। अच्छा, एक ट्रेनिंग ब्रांच अलग है। अहम बात है, इनको प्रॉपर फाइनेंसिंग ढंग से होनी चाहिए। कोई आदमी इतना बड़ा रिस्क लेके काम करता है तो उसमें कंजूसी नहीं होनी चाहिए। उसमें रॉ, आप बता रहे थे उसमें रॉ ने बहुत बड़ा रोल निभाया था। पूरा ही हमारा ऑपरेशन था ईस्ट बंगाल, ईस्ट पाकिस्तान। क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस बहुत बड़ा फेलियर था इंडिया का। कौन सा? जो भी पहलगाम अटैक हुए, इंटेलिजेंस फेलियर था इंडिया का। इंटेलिजेंस फेलियर भी कह सकते हैं, लेकिन अब देखिए वहाँ का टेरेन ऐसा है, हर चप्पे चप्पे पे नजर नहीं आता। राइट। हम करेंगे तो बड़ा ही करेंगे। अभी है पाइपलाइन में, अभी पाइपलाइन में है। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है देख रहे हो ना, वो पाकिस्तान का हिस्सा ही है। राइट। ट्रेन की ट्रेन गायब हो जाती है। क्या आपको लगता है कि दैट अब पाकिस्तान का दोबारा 2 टुकड़े होने वाले? होना जरूरी है कि हो भी जाएंगे शायद। इंडिया को फायदा होगा अगर 2 टुकड़े हो जाते हैं पाकिस्तान के, बलूचिस्तान आज़ाद होता है। अगर उनका फोकस इधर है तो फिर उधर भी डाइवर्ट होगा। कुछ कहाँ है, घर पे तो नहीं रहना? नहीं, कोई रावलपिंडी हेडक्वार्टर में बैठा हुआ। अच्छा, ये जो हमारे NSA है ना, अजय डोवाल, हाँ जी, ये दुनिया में कोई अगर एंटी इंडियन एलिमेंट है ना, उसको कहीं नहीं छोड़ेगा। इससे बड़ा देशभक्त और इससे बड़ा एग्जीक्यूटर ऐसे ऑफिसर मैंने फॉरेन काव के बाद आकर देखा तो अजीत डोवाल। हाफिज सईद अपनी जान बचा के भाग रहा है, बैठा हुआ है। उसका भतीजा भांजा भी पीछे मारा गया था लाहौर में। हाँ जी। एक निज्जर मरा है कनाडा में, जो खालिस्तान मूवमेंट चला रहा था, वो भी मारा ही गया। तो बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? एंटी गवर्नमेंट काम चल रहा है वहाँ भी, पाकिस्तान का गवर्नमेंट के खिलाफ। ट्रेनें भी हाईजैक हो रही हैं, वहाँ की आर्मी भी छुप के भाग रही है। तो ये भी तो अब वो कहीं से कुछ हो ही रहा है। बिल्कुल, तो दुनिया को नहीं पता, कुछ ना कुछ चल ही रहा है। तो ये बाहर की मदद के तो वो भी कुछ नहीं कर सकते बलूच नहीं। और बलूच बड़ी मार्शल कौम है, वो रुकने वाले नहीं है, काबू में नहीं है। हाँ, वो तो दिलेर कौम है वो।